द्रविड़ मुनेत्रा कज़ागन यानी कि डीएमके तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी है। डीएमके ने उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के नए डेप्यूटी सीएम घोषित किया। नए डेप्यूटी सीएम यानी कि युवराज घोषित किए जाने पर डीएमके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। डेप्यूटी सीएम घोषित किए जाने के बाद उदयनिधि ने अपने फादर एम.के. स्टालिन, जिन्हें आप तमिलनाडु के राजा कह सकते हैं, उनका दर्शन लिया और उसके बाद सबसे पहले वो अपने स्वर्गवासी दादाजी, फॉर्मर सीएम ऑफ तमिलनाडु महाराजा करुणानिधि के कलाईगर मेमोरियल पर गए और उनकी समाधि का दर्शन लिया। भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में मैं राजा, राजकुमार, महाराजा इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। मैंने यहाँ पर उदयनिधि को राजकुमार बोला। इसके पीछे का कारण जानना है तो आपको जानना पड़ेगा उदयनिधि स्टालिन कौन है, क्यों उदयनिधि स्टालिन हमेशा चर्चा में रहते हैं। राजकुमार उदयनिधि स्टालिन को जानने के लिए जानना पड़ेगा करुणानिधि स्टालिन और एम.के. स्टालिन कौन है। लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा द्रविड़ मुनेत्रा कज़ागन यानी कि डीएमके पार्टी के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं द इंजीनियर रूम में। आप देख रहे हो द पॉलिटिक्स सीरीज का फर्स्ट शो। चलिए सबसे पहले जानते हैं डीएमके के बारे में। 17 सितंबर 1949 को सी.एन. अन्नादुरई ने डीएमके पार्टी की शुरुआत की और 1949 से 1969 तक सी.एन. अन्नादुरई पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। 1967 से 1969 तक अन्नादुरई मुख्यमंत्री भी बने थे। अन्नादुरई के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा पूरे देश में डीएमके अकेली पार्टी थी जिसे स्टेट लेवल इलेक्शन में बहुमत मिला था। 1969 में सी.एन. अन्नादुरई के देहांत के बाद पार्टी को एम करुणानिधि ने अपने हाथ में लिया और तभी से आज तक एम करुणानिधि का परिवार पूरे तमिलनाडु पर राज कर रहा है। करुणानिधि पेशे से राइटर थे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने तमिल फिल्म्स इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम किया। राजकुमारी और पराशक्ति जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट और डायलॉग करुणानिधि ने ही लिखे थे, जो कि तमिल फिल्मों के फेमस डायरेक्टर एम.जी. रामचंद्रन की फिल्म थी। करुणानिधि ने 1957 में पहली बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जीते और तब से 13 बार एमएलए बने थे। करुणानिधि ने अपने कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में प्रवेश किया था। हिंदी भाषा को इंडियन नेशनल लैंग्वेज होने से विरोध करने के लिए करुणानिधि ने कॉलेज में स्टूडेंट लीग शुरू की। तमिलनाडु के इतिहास में करुणानिधि पहले राजनेता है जो कभी भी चुनाव में नहीं हारे। लगातार 2 दशकों तक करुणानिधि ने तमिलनाडु पर मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष के तौर पर राज किया। करुणानिधि ने 1959 में पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला और 1959 से 2011 तक डीएमके के अध्यक्ष बने रहे। 1969 में पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद करुणानिधि पार्टी के मुख्यमंत्री भी बन गए। करुणानिधि का धर्म पर विश्वास नहीं था और वो खुद को नास्तिक बताते थे। करुणानिधि को मैंने महाराजा कहा क्योंकि 7 अगस्त 2018 में उनके देहांत के तुरंत बाद 28 अगस्त 2018 को एम.के. स्टालिन डीएमके पार्टी के अध्यक्ष बन गए। एम.के. स्टालिन करुणानिधि की दूसरी पत्नी दयालु अम्मा के बेटे हैं। अब जानते हैं तमिलनाडु के अभी के राजा यानी कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बारे में। आप सोच रहे होंगे एम.के. स्टालिन को स्टालिन ये सरनेम कैसे मिला। स्टालिन ये नाम उन्हें करुणानिधि ने दिया है। उसके पीछे की कहानी ये है, सोवियत यूनियन के एक नेता जोसेफ स्टालिन की उनके बेटे के जन्म के 2 दिन बाद मृत्यु हो गई। जोसेफ स्टालिन के अंतिम संस्कार में करुणानिधि ने भाग लिया। जोसेफ की मृत्यु से भावुक होकर उन्होंने उसी दौरान अपने बेटे का नाम मुथुवेल करुणानिधि से मुथुवेल स्टालिन यानी कि एम.के. स्टालिन कर दिया। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के 8वें मुख्यमंत्री है। एम.के. स्टालिन के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे हिसाब से यही है
कि वे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। एम के स्टालिन 1989 में अपने राजनीतिक करियर में पहली बार 1000 लाइट एरिया से एमएलए चुने गए। तमिलनाडु राज्य विधानसभा चुनाव में 9 में से 2 बार वे हार चुके हैं। स्टालिन मुख्यमंत्री बनने से पहले तमिलनाडु के डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं। और कल आपने देखा होगा डीएमके पार्टी के बाकी सभी वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर अब डिप्टी सीएम के पद पर एम के स्टालिन ने उदयनिधि स्टालिन को राज्याभिषेक किया। तो चलिए अब जानते हैं राजकुमार उदयनिधि स्टालिन के बारे में। उदयनिधि स्टालिन ने एक तमिल फिल्म अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया। उदयनिधि ने फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में कुरुवी, अदवन, मदमदन जैसी फिल्मों में काम किया है। उदयनिधि को तमिल सिनेमा का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। फिल्मों के बाद उदयनिधि ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत डीएम की पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष के तौर पर की। 2021 में तमिलनाडु राज्य विधानसभा चुनाव में उदयनिधि को जीत मिली और वो एमएलए बन गए। एम के स्टालिन के डेप्यूटी सीएम ऑफ स्टेट घोषित किए जाने पर उदयनिधि तमिलनाडु के सबसे कम उम्र के डेप्यूटी सीएम बन गए हैं। उदयनिधि ज्यादा चर्चा में रहने का कारण उनके कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट होते हैं। 2021 के तमिलनाडु राज्य चुनाव में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की मृत्यु के पीछे का कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का उन पर दबाव है, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया था। उसके बाद उदयनिधि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म को देश को लगी मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी है। इस पर कुछ वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर भी दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि को नोटिस भी भेजा था, लेकिन इसका विरोध करते हुए उदयनिधि के वकीलों ने इसे कोर्ट में राइट टू स्पीच का करार दिया और उदयनिधि को बचा दिया। मीडिया के मुताबिक उदयनिधि की सारी सफलताएं नेपोटिज्म की वजह से है और उन्हें सारी सफलता उनके दादा करुणानिधि की ओर से विरासत में मिली है। करुणानिधि के जाने के तुरंत बाद एम के स्टालिन के डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए और अब उदयनिधि को डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया है। ये पैटर्न है जिससे पता चलता है कि भारत में अभी राजा और महाराजाओं का दौर कायम है और राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये अटल है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे राजनीतिक मुद्दों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो बने रहे हमारे साथ। द इंजीनियर रूम को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं द पॉलिटिक्स शो के अगले एपिसोड में।